14 तारीख को रिजल्ट होगा और 18 तारीख को ओथ सेरेमनी होगा। ये निश्चित तौर पे होने जा रहा है। डबल इंजन की सरकार मोदी जी, नीतीश जी के विकास की रफ्तार पर लोगों ने विश्वास व्यक्त किया है। पलायन, सामाजिक सुरक्षा, इन मसलों का जो सबलीकरण हुआ बिहार में, उसके आधार पर मैं आपसे कह रहा हूँ कि सरकार हमारी ही बन रही है। बिहार की जनता ने विकास के लिए नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में उनके पक्ष में वोट दिया है। बिहार के जनता और मतदाता ने एनडीए को मैंडेट, और जिस तरह का माहौल है, एनडीए भारी बहुमत से सरकार बनाएगी। जो अभी अपने आप को खुद का कहते हैं कि मेरा कच्चा उम्र है, तभी कच्चा को कोई बिहार की जनता सौंपेगी सत्ता की कमान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूँ भारत 24 पर। मैं हूँ आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। शाम के 6 बज चुके हैं और वक्त है दहाड़ का। सर्दी की रातें हैं, लेकिन पटना की सियासी सरगर्मी इस वक्त 7वें आसमान पर है और इस वक्त पूरा देश टकटकी लगाए हुए बिहार की तरफ देख रहा है। यानी पटना की सियासत में पारा चढ़ा है, क्योंकि घड़ी की सुई कल यानी सुबह 8 बजे पर टिकी है। बस कुछ ही घंटों का इंतजार और बिहार का फैसला दुनिया के सामने होगा। यानी बिहार की चुनावी जंग खत्म हो चुकी है, लेकिन कुर्सी का सस्पेंस अब भी बरकरार है। राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा गर्म है कि क्या चुनाव परिणाम आने के बाद बिहार में बड़ा सियासी बदलाव होने वाला है। सवाल यह है कि नीतीश कुमार का अगला कदम क्या होगा। असल में अगर सूत्रों की माने तो इस बार गेम प्लान उनके हाथ में नहीं है। बाजी पलट दी है गृह मंत्री अमित शाह के कथित मास्टर स्ट्रोक ने। यानी अगर नतीजों के बाद त्रिशंकु विधानसभा उभरती है तो शाह की गोपनीय रणनीति में क्या वैकल्पिक तैयारी है। क्या बीजेपी सरकार बनाने का दावा पेश करेगी, या फिर विधायकों की सौदेबाजी और दल बदल रोकने के लिए बिहार में राष्ट्रपति शासन तक लग सकता है। उधर नीतीश कुमार और लालू तेजस्वी की पुरानी सियासी पटकथा की चर्चा जोरों पर है। क्या वाकई लालू यादव ने नीतीश को 1 साल के लिए मुख्यमंत्री बने रहने का और फिर तेजस्वी को सत्ता सौंपने का ऑफर दिया। नीतीश कुमार का बार बार दल बदल कर मुख्यमंत्री बने रहने का जो गेम प्लान है, क्या वो अब समाप्ति की ओर है। आखिर पटना से दिल्ली तक सत्ता के गलियारों में क्या पक रहा है। आखिर क्या है नीतीश तेजस्वी के कुर्सी की पटकथा और अमित शाह की वो रणनीति जिस पर टिकी है बिहार की अगली सरकार। आज दहाड़ में इसी पर करेंगे मेहमानों के साथ चर्चा, लेकिन उससे पहले आए रिएक्शंस आपको दिखाएंगे। कहीं इफ एंड बट की भी गुंजाइश नहीं रह गई है। हम सब लोग जो कार्यकर्ता जिन्होंने दिन रात पार्टी के लिए मेहनत की, उनको भी दिल से धन्यवाद देते हैं। हमने पहले भी कहा था कि 14 तारीख को रिजल्ट होगा और 18 तारीख को ओथ सेरेमनी होगा। ये निश्चित तौर पे होने जा रहा है। बिहार की जनता लोकतंत्र की जननी की भूमि पर निवास करने वाले हर बिहारी ने अपने बिहारियों के मान सम्मान स्वाभिमान को बढ़ाने के लिए, और जिन लोगों ने बिहारी शब्द को गाली बनाया है उसको सबक सिखाने का निर्णय दे चुका है। डबल इंजन की सरकार मोदी जी, नीतीश जी के विकास की रफ्तार पर लोगों ने विश्वास व्यक्त किया है। बेहतर अवसर बनेगा और बिहार के अंदर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित बिहार का जो मजबूत नींव रखा गया है उस पर एक बुलंद इमारत खड़ा होगा। हमें दिखा है, मैंने जितना बिहार का दौरा और मोटरसाइकिल से, मैं तो कह रहा हूँ जितना मैंने देखा है उसमें बदलाव। इस बार न्यू जनरेशन जो है वो बदलाव चाहता है। आप इसको समझिए। तो आइए पहले सवाल और उसके बाद चर्चा की शुरुआत। आज पहला सवाल यही कि बिहार में नीतीश या फिर तेजस्वी, पटना की गद्दी किसकी। तेजस्वी का जोर, नीतीश की नैया, दिल्ली टू पटना किसकी चर्चा। नीतीश का प्लान, शाह का मास्टर स्ट्रोक, बिहार में किसका जोर। 14 नवंबर को रिजल्ट फाइनल, क्या है 243 सीटों का पैटर्न।
बिहार चुनाव का परिणाम कल दिखेगा किसकी तरफ। हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के प्रवक्ता ऋषभ तिवारी, मधु मंजरी आरजेडी की प्रवक्ता हैं, धीरज कुशवाहा जी हैं जेडीयू के नेता, सौरभ दुबे जी राजनीतिक विश्लेषक, नवीन दुबे जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। शुरुआत मधु मंजरी जी आप ही के साथ करना चाहूंगी, क्योंकि बहुत सारे आरोप लगाए जा रहे हैं मतगणना से पहले। अब मतगणना से पहले भी क्या विपक्ष एक भ्रम की स्थिति को बनाए रखना चाहता है? और अगर इतने पुख्ता सबूत हैं जैसा कि आरोप आपका महागठबंधन लगा रहा है, तो फिर इंतजार किस बात का? क्या अगर जीत मिली तो फिर खामोशी और हार मिली तो फिर पलटवार? नहीं, देखिए पूर्णिमा जी, जीत मिली की तो बात ही नहीं है, हम जीत रहे हैं। जितना भी देखिएगा नेशनल चैनल है, कल से जब से इलेक्शन हुआ नहीं था और वोटिंग चल ही रही थी, 7 बजे तक कहीं कहीं वोटिंग हुआ, लेकिन उससे पहले आधे घंटे के अंदर में ही सब लोगों ने अपना एग्जिट पोल देने लगा, जबकि इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं है। लेकिन जैसे है कल से आज देखिएगा सुबह से लेकर के सारे नेशनल चैनल भी धीरे धीरे जो है आंकड़ा को महागठबंधन की ओर बढ़ा रहे हैं। तो पूरी तरह से हमें भरोसा है, पूरा विश्वास है कि बिहार की जनता ने जिस तरह से महागठबंधन को वोट किया, आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी पर अपना भरोसा दिखाया, कल जो है एग्जैक्ट पोल में हम आगे आएंगे और हमारी ही सरकार बनेगी, हमें पूरा भरोसा है। नहीं तो भ्रम किस बात का है फिर? जो आरोप आरजेडी लगा रही है, फिर वो स्थिति क्या है फिर? अगर इतना ही भरोसा और आपको लगता है कि मतगणना के नाम पर इतना कुछ, एग्जिट पोल के नाम पर अधिकारियों को डराया धमकाया गया, तो फिर ये भरोसा कहां से आ रहा है कि फिर आप जीत रहे हैं? मैं ये समझना चाहती हूँ कि फिर आरोप किस बात के? पूर्णिमा जी, हमें बिहार की जनता पे भरोसा है, बिहार के वोटरों पे भरोसा है, लेकिन जो चुनाव आयोग और जो इनका जो डबल इंजन की सरकार है, एनडीए की सरकार है, जिस तरह से किसी भी संस्था का दुरुपयोग करते हैं, आप देखेंगे कि आप ही लोग के चैनल के जरिए बहुत सारे न्यूज चैनल वाले ने बहुत जगह का स्ट्रांग रूम का दिखाया, सीसीटीवी कैमरा जो लगा उसका दिखाया कि कोई उसका मतलब सिर्फ का नाम के लिए सिर्फ सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। भी चीज हुआ है तो उसके लेकर के हम आवाज उठा रहे हैं। पिछले बार भी देखेंगे 4-4 घंटा बंद कर दिया गया था काउंटिंग, और उसके बाद आया कि कहीं पे इतने मत से हार हुई जीते। हमने आवाज जब उठाया तो जो बैलेट पेपर से जो नहीं, तो फिर इसके हिसाब से तो आप हारेंगे ना। अगर ऐसा है, मान के चलिए कि उस संवैधानिक संस्था का दुरुपयोग हो रहा है और आपको उस पर पूरी की पूरी आपको संदेह है, आपको उसके ऊपर पूरा डाउट है, तो फिर अगर मैं सिंपल कैलकुलेशन के हिसाब से मधु मंजरी जी बात करूं, तो फिर तो आप लोग हार ही रहे हैं ना। फिर इसका मतलब तो यही है, दोनों चीजें नहीं हो सकती। हमने और हमारे पूरे पार्टी के लोग मुस्तैदी से खड़े हैं, और जहां भी सब जगह कंप्लेन भी हम कर रहे हैं, या तो मीडिया से लेकर के आप प्रशासनिक से जो भी सेवा है उस वहां तक हम कंप्लेन करें, और हम मुस्तैदी से खड़े हैं। और हमने अपने लोगों को बोला है कि मुस्तैदी से खड़े रहने हैं, चुनाव काउंटिंग का समय भी वहां पे रहना है, और कहीं भी धांधली होती है तब हम उसकी आवाज, उसका कंप्लेन हम करने की बात कर रहे हैं। हमें भरोसा है कि हम जीत रहे हैं, और जीत ही नहीं रहे, हम सरकार बना रहे हैं। अब अपने लोगों को तो हमें अवेयर करना बहुत जरूरी है ना, ताकि अपने लोग अवेयर रहें, ताकि अवेयर रहेंगे तभी जाकर कोई धांधली नहीं हो पाएगी। ठीक है, मतलब चिंगारी ना भड़के इसके लिए पहले से ही आप लोगों ने फायर एक्सटिंग्विशर्स की तैनाती कर दी है। होना भी चाहिए, वो हर पार्टी की तरफ से होना चाहिए, और उतनी अलर्टनेस तो हर समय होनी चाहिए। जब वोटिंग होती है तब भी, जब ईवीएम लॉक होती है तब भी, जब वो स्ट्रांग रूम में जाती है तब भी, जब वापस लौटती है तब भी, जब काउंटिंग शुरू होती है तब भी, ये तो सबके लिए। ऋषभ तिवारी जी, अब आरोपों पर क्या कहिएगा जो विपक्ष की तरफ से लगाए जा रहे हैं? वोट चोरी से लेके वोट चोर गद्दी चोर जैसे बहुत सारे नैरेटिव्स बिल्टअप हुए। कल एक बहुत इंपॉर्टेंट डे है, जनता ने तय कर दिया है, अब बस नतीजों का इंतजार है। एग्जिट पोल को देखने के बाद आप लोगों ने जश्न की तैयारी तो कर ली, लेकिन इसी बीच जो आरोप विपक्ष लगा रहा है उसको कैसे साधिएगा? और दूसरी तरफ अगर स्थिति पलटी, बाजी पलटी, जैसा कि एग्जिट पोल में दिख रहा है उससे इतर आती है, तो फिर इस बार चाणक्य की रणनीति क्या है? पूर्णिमा जी, सर्वप्रथम सभी को मेरा नमस्कार। अभी 2 विषय है। पहला, आपके स्क्रीन पे कांग्रेस नहीं दिख रही है, वो वैसे ही नहीं दिख रही है जैसे पूरे चुनाव में नहीं दिखी थी, और उनके लिए 2 लाइन है, 2 दिल मिल रहे हैं बड़ी मुश्किलों से, और शक तो सबको हो रही है मिले नहीं थे ये मन से। तो कांग्रेस और इनका गठबंधन तो पहले फ्लॉप निकला, पॉइंट 1। दूसरी बात इन्होंने कहा
कि हम अपने कार्यकर्ता को तैयार कर रहे हैं कि रिजल्ट वाले दिन अगर कोई गड़बड़ी दिखे तो हम कंप्लेन करेंगे। इनके प्रवक्ता आपके चैनल पर आकर कंप्लेन की बात करते हैं और इनके नेता सरेआम धमकी देते हैं और खुली चुनौती देते हैं कि अगर कुछ गड़बड़ दिखा तो श्रीलंका, बांग्लादेश और जो है हम ये नेपाल वाली स्थिति बिहार में देखने को मिलेगी। सड़कों पे ये कट्टा लहराएंगे। तो इनकी बेचैनी इतनी है कि इनको पता चल चुका है कि ये सत्ता में नहीं आ रहे हैं तो अभी से सत्ता में आने के बाद जंगल राज, और नहीं आ रहे हैं तो उसके लिए माहौल बना रहे जंगल राज का। तो ये इनका चाल चरित्र जो था इलेक्शन में जनता ने बखूबी समझा है और मतों के द्वारा इनको वापस से विपक्ष में ही बैठाया है। ये हमें पूर्ण विश्वास है और विश्वास हमें इसलिए है क्योंकि हम जनता के बीच जब जा रहे थे वो कह रहे थे भैया वो दिन वापस नहीं चाहते। जो विकास आप लोगों ने दिया और जो विनाश बिहार का उन लोगों ने किया, उन दोनों में कंपैरिजन जब करा तो विकास को चुनने का काम बिहार की जनता ने कहा है। और इनकी बौखलाहट स्पष्ट है। जो सच्चे जनसेवक होते हैं पूर्णिमा जी, वो दिल में रखते हैं सेवा भाव अपना। इनकी बेचैनी बता रही है कि बिहार में फिर सत्ता इनसे दूर जा रही है। तो ये स्पष्ट रूप से है कि पहले अपने प्रवक्ताओं पे लगाम लगाइए, अपने नेताओं पे लगाम लगाइए जो कट्टा लहराने की बात करते हैं। अब आता हूं पूर्णिमा जी आपकी बातों पे। अरे मैडम आपके बीच में नहीं बोला था मैडम जी। अरे अभी नहीं आया है जंगल राज और ना आएगा जंगल राज। जो भी किस तरह के बिहार की जनता को किस तरह से बिहार के नेता को उन्होंने बंदर कहा है ना, ये आवाज ये बुलंदी 5 साल बचा के रखिए जो विपक्ष में आपको चिल्लाना है। ये आवाज को बनाए रखिए, आवाज को बनाए रखिए। जिंदाबाद रोजगार की बात नहीं करते हैं, नौकरी की नहीं बात करते हैं, नहीं आ रही है। मत चिल्लाइए, आपके बीच में नहीं चिल्लाया था तो बेमतलब का मत चिल्लाइए मैडम। ये आवाज बनाइए। झगड़ने लड़ने का सदन में विपक्ष में आप बैठेंगे तो ये मजबूती आपको वहीं दिखानी है, टीवी चैनल पे नहीं दिखाना है। कल आपको लड्डू भिजवा दूंगा और भारत 24 से भी निवेदन करूंगा हमारे तरफ से जलेबी और लिट्टी चौखट के घर भिजवा दीजिए। हमने कार्यालय में व्यवस्था रखी है। सत्तू पराठा, लिट्टी, बैगन का चोखा, आलू का चोखा और जलेबी आपके लिए भी रखा है। आइए भाजपा कार्यालय में आपको खिलाएंगे मैडम। इसलिए अभी शांत रहिए, अपने समय में बोलिएगा। पूर्णिमा जी हमने विकास ठीक है, मधु जी बात होने दीजिए। मधु जी लेट हिम हैव हिज टाइम प्लीज। उनको बोलने दीजिए, उनकी बात होने दीजिए। पूर्णिमा जी हम जब इलेक्शन में उतरे थे, आप भी बिहार गई थी, आपने भी काफी इंटरव्यू किए थे। हमारा विकास का मुद्दा बस इतना था जो हमारे गृह मंत्री जी नीतीश जी और हमारे घटक दलों ने कहा कि बिहार में जब रोड नहीं थे हमने रोड दिया, महिलाओं को आवाज दी, महिलाओं को मजबूती दी, युवाओं को अवसर दिए। बेशक पलायन एक मुद्दा है और हम ये नहीं कह रहे कि हम पूर्ण रूप से पलायन को रोक पाए हैं, लेकिन आने वाला 5 साल जो होगा हमारा काम उस पर ज्यादा रहेगा क्योंकि धीरे धीरे पलायन की रेशियो भी कम हुए हैं। इस चीज को हम डिनाई नहीं कर सकते हैं। अगर हम मखाना उद्योग बोर्ड की बात करते हैं, ब्रिटानिया इंडस्ट्री की बात करते हैं, वो तो तब होगा ना ऋषभ जी, वो तो तब होगा ना जब ये तय होगा कि कुर्सी पर कौन बैठ रहा है। मैम हम बैठ रहे हैं मैडम। नहीं मैडम हम बैठ रहे हैं। नहीं आप बैठ रहे हैं, आप तो बैठ रहे हैं। नीतीश जी बैठ रहे हैं या नहीं, ये सवाल तो अभी भी है ना। नीतीश जी बैठ रहे हैं या नहीं बैठ रहे हैं, और उससे भी बड़ा पता है $1 मिलियन क्वेश्चन क्या है ऋषभ जी, वो ये कि अगर बैठ भी रहे हैं तो कितने समय तक बैठ रहे हैं? 6 महीना बैठ रहे हैं, 8 महीना बैठ रहे हैं, कब तक बैठ रहे हैं? ये सवाल तो पूछा ही जा रहा है ना मैडम। मीडिया की बातों से कोई भाग और किसकी पार्टी से बैठ रहे हैं? सबसे बड़ी बात तो मतलब कौन से अलायंस की तरफ से बैठ रहे हैं? मीडिया की बातों की देखिए, मीडिया आप कुछ भी आकलन लगाइए, हम नीतीश जी के नेतृत्व में अब मीडिया का आकलन कुछ भी हो गया। अभी मीडिया के एग्जिट पोल पर आप जश्न मनाने की तैयारी कर चुके हैं और अब मीडिया का आकलन कुछ भी हो गया। मतलब हमको सूट करेगा तो बहुत अच्छी बात है और हमको सूट नहीं करेगा तो आपका आकलन आपका। आप एकदम तेजस्वी जी की भाषा बोल रहे हैं, जो सूत्र को उन्होंने डिफाइन किया था, आप बिल्कुल उसी एंगल पे जा रहे हैं। मैडम बिल्कुल नहीं, हम उस स्तर तक गिर भी नहीं सकते। मैंने कहा कि मीडिया का आकलन अपना होगा, मैंने ये कहा नहीं। आपने कहा जो भी होगा आपका आकलन, जो भी होगा आपका आकलन। तो अभी आपको आकलन सूट नहीं कर रहा है, खैर ठीक है। मैडम ये इस चीज पे नहीं आते ना। मैंने आपको, आप तेजस्वी जी से हमारा कंपेयर मत कीजिए मैडम। मैं पढ़ा लिखा मैकेनिकल इंजीनियर हूं, उनके तरह 9वीं फेल नहीं हूं। हमारे इतने संस्कार नहीं गिरे हैं जो सूत्र को कुछ और बोल दे। हम रिस्पेक्ट करते हैं और अपने संस्कारों में रहते हैं। पॉइंट 1। ठीक है धीरज जी, ठीक है धीरज जी, टाइगर तो जिंदा है, ये बात तो आपने पटना में पोस्टर लगाकर बता दी, लेकिन सवाल पूछे जा रहे हैं कि इस टाइगर की दहाड़ कौन से गठबंधन के साथ सुनाई देगी? क्या वाकई में 1 साल का ऑफर
सीएम कुर्सी पर बना रहने का लालू जी की तरफ से नीतीश जी को दिया गया? देखिए पूर्णिमा जी, आप जानती हैं कि बिहार में जो चुनाव हो रहे थे उसमें दो ही मुद्दे थे। एक तरफ विकास का मुद्दा था और एक तरफ भ्रम और जुमलेबाजी था। लेकिन माननीय नीतीश कुमार जी ने जो काम किया है, विशेष जो वर्गों के लिए काम किया है, बताते हैं काम किए हैं, जनता ने आशीर्वाद पूर्ण रूप से दिया है। आप कल वोटों की गिनती होने दीजिए, कल पता चल जाएगा। और हम स्पष्ट रूप से कह देना चाहते हैं कि माननीय नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री थे, माननीय नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं, और माननीय नीतीश कुमार जी जब तक जनता दी है मैंडेट 5 सालों के लिए 30 तक, इसमें कहीं किसी प्रकार का संदेह नहीं है। जो लोग भ्रम फैलाने में लगे हैं उसको फैलाने दीजिए। क्योंकि माननीय नीतीश कुमार बात लिख कर दीजिएगा क्या? इसमें किसी प्रकार का संदेह आजकल नहीं बिहार है। की पॉलिटिक्स में लिख कर देने के लिए बहुत लोग बहुत तैयार बैठे हैं। जैसे आपके 25 सीटों से ज्यादा नहीं आएगी तो राजनीति छोड़ने वाले भी लोग आजकल बहुत कुछ लिख कर देने को तैयार हैं। तो लिख कर दीजिएगा क्या कि अगर जीता एनडीए, अगर एनडीए की जीत होती है तो आने वाले 5 साल नीतीश बाबू रहेंगे उस सीएम की कुर्सी पर और इन्हीं के साथ रहेंगे, लिख कर दीजिएगा क्या? बिल्कुल, देखिए हम कह रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी स्पष्ट रूप से कह चुके हैं कि 2 बार हम जाकर गलती किए हैं, अब ये दोबारा नहीं होगा। और देखिए एनडीए हम लोग का नेचुरल अलायंस है और इसमें हम लोग काम करते हैं। और एक बात बता देना चाहते हैं, नीतीश कुमार जी को जो व्यक्ति पहले कहता था कि जदयू खत्म हो जाएगा, आप देखे होंगे लोकसभा के जो रिजल्ट भी आए थे, उस समय बिहार के जो वोटर हैं वो समझते हैं कि हमारा हकों के लिए और हमारा हितैषी सोचने वाला कौन है। इसमें देखिए पूर्णिमा जी, नीतीश कुमार जी एक विचारधारा बन चुके हैं बिहार में। कोई पार्टी, कोई गठबंधन नकार नहीं सकता है, क्योंकि उन्होंने सभी वर्गों के लिए काम किया है। और माननीय नीतीश कुमार जी जब तक स्वेच्छा से, जब तक इच्छा रहेगा तब तक वो मुख्यमंत्री रहेंगे, इसकी एकदम पूरी गारंटी है। इसके लिए बहुत भ्रम में नहीं रहना है। मॉडिफाई कर दिया धीरज साहब। एक तो आपने पहले कहा कि जनता ने जितना समय का मैंडेट यानी 5 साल का दिया तब तक बैठेंगे। अब आपने कह दिया कि जब तक उनकी इच्छा रहेगी वो स्वेच्छा से जब तक बैठना चाहेंगे तब तक। अपनी बातों से बदल नहीं रहे हैं। हमने कहा स्पष्ट रूप से कि हमारे एनडीए घटक के सभी शीर्ष नेताओं का यही कहना है, मान लिया भी है कि जब तक नीतीश कुमार जी की इच्छा होगी तब तक इस पर कोई समझौता नहीं है। नीतीश कुमार जी भी बिहार के मुख्यमंत्री रहेंगे। देखिए केवल ये तेजस्वी प्रसाद यादव जी हुए, राहुल गांधी जी हुए, ये लोग बीच बीच में भ्रम फैलाने में लगे हैं कि वोट चोरी हो रहा है, भारत की सब संस्थाएं सब दुरुपयोग किए जा रहे हैं। और किस आधार पर, हम तो पूर्णिमा जी पूछना चाहते हैं कि आरजेडी वाले किस आधार पर कह रहे हैं कि हमारी सरकार बन रही है? इन लोगों को जब इलेक्शन कमीशन पर भरोसा नहीं है, बिहार की न्याय व्यवस्था पर जब भरोसा नहीं है, सवाल तो मैंने 3 बार अलग अलग तरीके से पूछ ही लिया ना, उन कॉन्ट्रडिक्शंस पर तो मैंने सवाल पूछ ही लिया ना कि भाई अगर आप जीत रहे हैं तो इलेक्शन कमीशन फिर गलत आप कहेंगे नहीं, फिर आप चुप हो जाएंगे, और हार गए तो फिर जैसा आप भी कह रहे हैं कि हार की हताशा में दी गई है बयानबाजी और भ्रम फैलाने की स्थिति है। लेकिन सौरभ दुबे साहब, बिहार में आपको लगता है कि चीज़ें उतनी क्रिस्टल क्लियर हैं जैसा कि दिखाने की कोशिश की जा रही है, या आपको लगता है कि राजनीति के चाणक्य यानी अमित शाह और नीतीश का अनुभव कहीं ना कहीं एक दूसरे को काउंटर कर सकते हैं पोस्ट इलेक्शन अगर कुछ स्थिति विपरीत बनती है या बदलती है? क्या स्क्रिप्टिंग हो रही है ये समझना बड़ा ज़रूरी है। देखिए पूर्णिमा जी, इस जो पूरा बिहार का चुनाव था, इसकी जो अब तक की, कल परिणाम आने हैं उसके पहले की जो सबसे बड़ी उपलब्धि है वो है जनता की उपलब्धि। जिस प्रकार से इतनी बड़ी मात्रा में वोट परसेंटिंग हुई है वहाँ पर, पहले चरण में भी दूसरे चरण में भी, मुझे लगता है कि लोकतंत्र के लिए बहुत सुखद दिन है। और ये बहुत अच्छा दिन है कि जनता को SIR जैसे मुद्दे पर तमाम विपक्ष की पार्टियों ने अपनी बात को रखा, लेकिन जनता ने उसको नकारते हुए बम्पर वोटिंग की। इसके लिए जनता को साधुवाद, धन्यवाद। दूसरी बात देखिए, जो कल परिणाम आने हैं, कल परिणाम आने के बाद बहुत कुछ चीज़ें बदल सकती हैं। बहुत कुछ परिणाम आने के बाद चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जिस पे मीडिया आकलन कर रहा है वो भी सत्य हो सकता है। देखिए पहली स्थिति में तो भारतीय जनता पार्टी जो कि जदयू के साथ और गठबंधन के साथ ऐसा लग रहा है, क्योंकि सभी सर्वे में दिखाई दे रहा है, एग्जिट पोल में अगर यही एग्जैक्ट पोल में आता है आंकड़ा तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक कल भी एक्सिस, माई एक्सिस का आंकड़ा हमने देखा था
जिसमें भारतीय जनता पार्टी का वोट कम हो रहा है और जदयू जो है वो तेजी से बढ़ रही है। तो 60 के ऊपर 62-63 का आंकड़ा जदयू को दिखाया जा रहा है, 50-55 का आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी को दिखाया जा रहा है। ऐसी स्थिति में फिर देखिए एक नए समीकरण की तलाश हो सकती है। देखिए नीतीश कुमार जी बहुत मजबूत नेता हैं बिहार के, लेकिन राजनीतिक पार्टियों के लिए बहुत मजबूर नेता भी हैं। नीतीश कुमार जी के अलावा किसी अन्य चेहरे पर विचार करना ये नहीं, मतलब बाकी पार्टियां मजबूर हैं और नीतीश कुमार मजबूत है, मजबूत है बिल्कुल, क्योंकि बिहार में जहां नीतीश सरकार वहीं पर, ये तो अभी तक का इतिहास कहता ही है ना, नीतीश कुमार जहां पर सरकार उसी की है। देखिए मैं कह रहा हूं जो आरजेडी के नेता पानी पी पी करके मंचों पर कह रहे थे गाली, कल उनके दरवाजे खुल जाएंगे शाम को एकाएक। देखिए नीतीश जी की तारीफ होने लगेगी, चाचा के बारे में बड़े अच्छे अच्छे शब्द आने लगेंगे। अगर कहीं से भी मैं कह रहा हूं कि समीकरण कुछ भी हुआ, क्योंकि देखिए ऐसी अवस्था में क्या है कि चिराग पासवान जी की पार्टी है, उनको भी आपको मंत्री पद देना पड़ेगा, हम के लोग हैं उनको भी मंत्री पद देना पड़ेगा। तो तमाम जो विरोध के स्वर हैं वो शायद हो, ऐसी स्थिति हो सकती है। लेकिन मेरा मानना अभी भी है कि जो एग्जिट पोल है और जो महिलाओं का बढ़ा हुआ वोट परसेंटेज है, जो कि हरियाणा के चुनाव में, महाराष्ट्र के चुनाव में और दिल्ली के चुनाव में पारंपरिक अभी जो दिखाई दिया तरीके से जाता हुआ भारतीय जनता पार्टी या उनके गठबंधन को, अगर वही स्थिति यहां पर उत्पन्न होती है तो सीधे सीधे तौर पर 125 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी और जदयू की होंगी। ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि अच्छी सरकार बन सकती है। लेकिन अभी भी कह रहे हैं कि आरजेडी, देखिए तेजस्वी यादव जी की मेहनत को नकारा नहीं जा सकता, मजबूत नेता हैं, बहुत जमीनी नेता हैं, युवा नेता हैं, मजबूती से वो हम मेहनत करते हैं, ऐसा नहीं कि वो मेहनत नहीं करते हैं। लेकिन ठीक है, कहीं मुझे लगता है कि जो मुद्दे थे उससे कहीं वो दूर रह गए, जो तमाम जमीनी मुद्दे थे, क्योंकि उनके साथ एक ऐसा जो है ऐसी पार्टी जुड़ी हुई है जो राहुल गांधी जी हैं। वो तमाम जब क्षेत्रीय पार्टियों को सहयोग देने की बात होती है, न जाने क्यों आधे अधूरे मन से उनके साथ खड़े होते हैं। तो ये लग रहा है मुझे कि तेजस्वी यादव जी को अगर कोई नुकसान होता हुआ दिख रहा है तो वो राहुल गांधी जी से जुड़ने का नुकसान होता हुआ वहां पर दिखाई देगा। सब कुछ आंकड़ों पर निर्भर करेगा। लेकिन जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी चेहरा है, चाहे इधर हो भाजपा, देखिए भाजपा में भी अभी आप ये समझ लीजिए कोई ऐसा चेहरा नहीं है जो सभी को सामंजस्य बैठा करके वहां पर चल सके। क्या सम्राट चौधरी जी के नाम पर सब एग्री होंगे? मुझे बिल्कुल नहीं लगता। कोई भी चेहरा नहीं है। नीतीश कुमार जी एक ऐसा चेहरा है भारतीय जनता पार्टी और जदयू और तमाम गठबंधन के पास, जिसके नीचे इनकी छत्र छाया में सभी राजनीतिक पार्टियां बड़ी और वैसे भी बिहार में नीतीश नाम एकलम तो कहा ही जाता है कि भाई नीतीश है जो है वही है। नवीन दुबे साहब, आपका आकलन इसको लेकर क्या कहता है कि एक तरफ बहुत आरोप लगे तो जाहिर है कि एक लोकतंत्र पर भरोसा बना रहे, उसकी परीक्षा है। लोकतंत्र में भरोसा बना, उसका रिजल्ट दिखा, हायर वोटर परसेंटेज, वो भी हमने देखा कि कैसे बढ़ चढ़कर लोगों ने हिस्सा लिया और अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। लेकिन क्या संभावना आपको पोस्ट काउंटिंग नजर आती है? मतलब एक क्लियर मैंडेट मिलेगा? आपको लगता है त्रिशंकु जैसी स्थिति बनेगी? अगर बनेगी तो हम सब जानते हैं कि बीजेपी में राजनीति के चाणक्य अमित शाह जाहिर है कि अपने भी प्लान के साथ हमेशा रेडी रहते हैं, या लालू यादव पीछे से बैठ के सारी पटकथा लिख रहे हैं कि भाई 1 साल भले ही रुक जाए लेकिन उसके बाद तेजस्वी को सीएम की कुर्सी मिल जाए तो हमें वो भी मंजूर है। पूर्णिमा जी देखिए, 2-3 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण हैं और हमें वो सिद्ध करनी होंगी, समझनी होंगी। पहली चीज तो ये है कि जिस तरीके का एग्जिट पोल हुआ और जिस तरीके की नई नई एजेंसीज आईं और उन्होंने जो एग्जिट पोल किया उसका किसी का कोई जमीनी आधार नजर नहीं आ रहा था। अधिकतम मैंने देखा तो किसी ने 60,000 का सैंपल लिया। अब वो 60,000 का सैंपल आपने शहरी क्षेत्र से लिया है, अर्बन क्षेत्र से लिया है या आदिवासी क्षेत्र से लिया, कहाँ से वो सैंपल उठाए हैं, क्या उसकी साइंटिफिक प्रक्रिया थी, वो एक अलग विषय है। मैं एक चीज और कहूँगा भारत 24 के दर्शकों को, अगर कोई सब्जी बनती है और उसमें अगर मिर्ची ना हो तो वो सब्जी जो होती है वो स्वाद विहीन हो जाती है। बिहार के चुनाव में जिस तरीके की जो खिचड़ी पकी है, पहले की चुनाव आप अगर देखें बिहार के तो सारे चुनाव बाइपोलर हुआ करते थे। एक तरफ महागठबंधन आरजेडी लेड, दूसरी तरफ जेडीयू लेड एनडीए गठबंधन होता था। इस बार जनस्वराज पार्टी ने भी वहां पर अपनी ताल ठोकी है, तो ये चुनाव पूरी तरीके से त्रिकोणीय हो गया था, ट्रायंगुलर हो गया था। अब दूसरा विषय आता है कि विकास की जो बात हो रही है, पूरे बिहार कैंपेन में हमने नोटिस किया, पहले चरण का जो चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने, चाहे वो प्रधानमंत्री जी वहां गए हों या अमित शाह जी वहां गए हों, नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री चेहरा अपने किसी भी संबोधन में नहीं बोला है। उसका असर यह हुआ है कि जमीनी धरातल पर
जेडीयू के जो लोग थे, जो उनके समर्थक थे, उन्होंने ये तक कहा है वोटर्स से कि यदि आप जहां हम नहीं लड़ रहे हैं, जहां भाजपा लड़ रही है, वहां आप आरजेडी को मजबूत करिए। ये जमीनी सच्चाई है जो स्वीकार करनी पड़ेगी। पहले चरण की बात कर रहे हैं। मैं पहले चरण की। दूसरे चरण में जब इनको पहले चरण में देखिए इनपुट मिला कि नहीं, यहां हमारा बहुत नुकसान हो चुका है, तो दूसरे चरण के वोटिंग से 2-3 दिन पहले ये जागृत हुए, तब इन्होंने ये स्वीकार करना शुरू किया कि नहीं साहब, यहाँ पे तो नीतीश कुमार जी ही मुख्यमंत्री चेहरा है, वही रहेंगे। अमित शाह का बयान याद है जब उन्होंने ये कहा कि नीतीश के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जाएगा बिहार का? नहीं, मुख्यमंत्री चेहरा घोषित नहीं, मुख्यमंत्री चेहरा घोषित नहीं। कौन से राज्य में मुख्यमंत्री का चेहरा बीजेपी ने पहले घोषित किया, ये बताइए। मुख्यमंत्री चेहरा कौन से राज्य में किया, ये साथ में बताते नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ। ये बीजेपी की स्ट्रैटेजी हमेशा से रही कि चेहरा कौन मुख्यमंत्री का होगा। देखिए, ये कभी नहीं बताया। मैं बताता हूं, जहां ऐसा नहीं है कि घटक दल साथ में बाकी राज्यों में नहीं रहे। नहीं, इतना मजबूत घटक दल किसी राज्य में भाजपा के साथ नहीं रहा है। घटक दल तो पर घटक दल है, जनता दल यूनाइटेड। आप ये कहिए कि उसमें भूमिका बीजेपी की छोटी या बड़ी, तो वो एक अलग नहीं। जनता दल यूनाइटेड के सामने भारतीय जनता पार्टी का और आरजेडी के सामने कांग्रेस पार्टी के दोनों राष्ट्रीय दल हैं, दोनों का कद बहुत छोटा है। तो नीतीश का चेहरा क्या कुर्सी बचाने की मजबूरी जैसा तो नहीं है? नहीं, देखिए, वहां नीतीश कुमार की अपनी एक वोट का दायरा है, एक वोट परसेंटेज है, वोटर उनकी तरफ झुकता है। कुर्मी समाज का वोट पूरी तरीके से समर्पित होता है नीतीश कुमार के लिए। पहले चरण में वो वोट खिसका, और आप जब कल देखेंगे काउंटिंग में तो उसकी परिणति आपको नजर आएगी। दूसरी में एक चीज और कह रहा हूं, आप कह रहे हैं कि जेडीयू का वोट घटेगा? निश्चित तौर पर जेटीयू का वोट घटेगा और ट्रांसफर होगा आरजेडी को। मैं ये बात कह रहा हूं। दूसरी एक चीज मैं और कह रहा हूं, जनसुराज का, जनसुराज की बात कर जनसुराज अगर का वोट बढ़ेगा तो किसका घटेगा? नहीं, निश्चित तौर उसका मैं सिद्ध करूंगा। देखिए, ऐसा है, 2015 का जो चुनाव हुआ था उसमें आप देखें भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार को जनता दल यूनाइटेड को जो वोट मिला था, 2020 के चुनाव में भाजपा का वोट 5% नीचे आया था और जनता दल यूनाइटेड का 1.35% नीचे आया था। इसके बाद 20 की बात कर रहा हूं मैं। अब 2025 का जो चुनाव है, इसमें एक महारथी जनसुराज पार्टी जो आई है, उसके साथ सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि उसने जो वोटर 2003 या 2005 या उसके बाद पैदा हुआ और वो आज पहली बार वोटर है, उसने लालू यादव का गुंडा राज वो सब देखा ही नहीं है। वो जो देख रहा है वो नीतीश कुमार को पिछले 20 वर्ष से देख रहा है बिहार में, और वो अपने भविष्य को लेकर संजीदा है। आज की तारीख में आईटी के क्षेत्र में आप जाइए तो प्रवासियों की, बिहार के प्रवासियों की बड़ी संख्या है, चाहे वो दिल्ली और एनसीआर और गुड़गांव की आप बात कर लें या बेंगलोर की बात कर लें। क्या कोई आईटी इंडस्ट्री बिहार के अंदर पिछले 20 वर्ष में लगाई? नहीं लगी। तो विकास की परिभाषा क्या है? अगर आप कहते हैं सड़क, बिजली, पानी ये हमारा विकास है, तो मैं समझता हूं आप विकास को दूर दूर तक जानते भी नहीं है। ये विकास है। और प्रशांत किशोर ने 30 सेकंड प्रशांत किशोर ने अपने कैंपेन में जो बात कही, वो मूल मुद्दों पर युवाओं को संबोधित करते नजर आए, और मैं कह रहा हूं कि निर्णायक वोटर युवा है। कल के परिणाम बहुत चौंकाने वाले हैं। प्रशांत किशोर तो वैसे भी नहीं, बात भागने की नहीं है सौरभ जी। ये देखिए, पहले चरण के 2 दिन पहले सुनिए ना, प्रशांत किशोर इस बार के चुनाव में जीतने के लिए लड़े भी नहीं है। आप ये समझिए, उनकी पार्टी, उनकी आने वाले 5 सालों की तैयारी है, उनकी तैयारी है विकल्प बनने की। वो अभी जो भी वो करेंगे, वो वोट कटुआ पार्टी ही रहेंगे, वो चाहे जिसका भी काटे, जो भी उसका कैलकुलेशन है वो एक अलग बात है, लेकिन वो अभी चुनाव जीतने के लिए कम से कम लड़े भी नहीं है, ये भी तय है। देखिए, जब चुनाव होता है तो निश्चित तौर पर कुछ राजनीतिक पार्टियां ऐसी आती हैं जो चुनाव के समय कुछ पहले बहुत बड़ी बड़ी बातें करती हैं, लेकिन चुनाव से ठीक 1 हफ्ता पहले वो ऐसा कहा जाता है कि भाई उनको पैसे मिल गए, पैसे कमाने के लिए आए थे, शांति से बैठ गए। मैंने इस पूरे चुनाव में पीके साहब को सम्राट चौधरी पर वार करते हुए देखा। तमाम ऐसे विषय, मैं उनको इसकी सराहना करता हूं कि शिक्षा का मुद्दा, स्वास्थ्य का मुद्दा, एमएसपी का मुद्दा उन्होंने जमीनी स्तर पर रखा, लेकिन जब मेन समय था चुनाव का, तब वो 2 दिन पहले से ही गायब हो गए प्रथम चरण के बाद, और उसके बाद से लगातार वो दिखाई नहीं दिए। उनके ऊपर भी एक बहुत बड़ी शंका है कि क्या वो वास्तव में ईमानदारी से इस चुनाव को लड़ रहे थे, या जो अरविंद केजरीवाल जी की पटकटाते हुए वो लिखने के लिए आए। देखिए, नीतीश कुमार जी को लेकर के जो एक बात कही गई, नीतीश कुमार जी के साथ जो है अमित शाह जी की चाणक्य जो है, वो जो कही जा रही है ट्यूनिंग वाली बात, मुझे लगता है वो बहुत ही बड़ी बात निकल करके आएगी। क्योंकि नीतीश कुमार जी, आप ये समझ लीजिए, बिहार के परिणाम आने के बाद केंद्र पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। अगर कुछ इधर से उधर होता है
तो केंद्र की राजनीति पर भी बहुत असर पड़ेगा। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि नेगोशिएट कर सकते हैं नीतीश। देखिए अभी उनके पास एक मंत्रालय है केंद्र के अंदर, लल्लन जी के पास, उसके बाद बहुत सारी बातें हो सकती है, लेकिन ये सारे एक अनुमान है। लेकिन देखिए ये अनुमान गलत नहीं हो सकता, क्योंकि नीतीश कुमार जी का जो हमेशा से चरित्र रहा है वो कभी ना कभी ऐसा रहा है कि वो झुक जाते हैं, दूसरी तरफ चले जाते हैं। लेकिन पर इस बार मंच पे उन्होंने कहा इधर उधर नहीं जाएंगे, इस बार प्रधानमंत्री के सामने पहले ही दिन से इधर उधर नहीं जाएंगे किया है कि चाहे जो हो जाए हम इधर उधर नहीं जाएंगे। लेकिन ये भी देखने वाली बात है कि पिछली बार जदयू का आंकड़ा, चूंकि चिराग पासवान की पार्टी से लड़ने के कारण उनके आंकड़े कम हो गए थे, वही आंकड़े इस बार बढ़ के आ रहे हैं। अगर 60 से ऊपर जदयू जाती है तो ये मुझे लगता है कि कुछ नया देखने को हमें मिल सकता है। ठीक है ऋषभ जी। पूर्णिमा जी, जब 2024 का इलेक्शन का रिजल्ट आया था तो उस समय भी मीडिया में विपक्ष के द्वारा कई तरह की बातें चल रही थी कि जो सपोर्ट कर रहे हैं एनडीए को वो मलाइन मंत्रालय मांगेंगे, प्रेशर बिल्डअप होगा, टीडीपी और जेडीयू मिलकर प्रेशर डेवलप करेगी। वो सारे परसेप्शन खारिज हो गए और सबने दिल खोलकर हाथ मिलाकर मोदी जी के ऊपर निर्णय छोड़ा और एनडीए की एक खुशहाल, एक मजबूत और एक दमदार सरकार दिखी। ऋषभ जी, दिल खोलकर जितनी फाइनेंशियल एड बिहार को दी गई थी ना, दिल खोल कर दी गई थी, उसने उन सभी सवालों पर पूर्ण विराम लगा दिया था। ऐसे नहीं तो ऐसे सही। मैडम मैं जवाब दे दूं? बिल्कुल दीजिए, इसको भी साथ में जोड़िएगा और गलत है तो बताइएगा। बिहार को अगर अच्छा पैकेज मिलता है तो इसमें क्या तकलीफ होनी चाहिए, खुश होना चाहिए? आपको तकलीफ है? अपनी ये तो आप नेगोशिएटिंग पावर पर बताइए ना कि आपको ज्यादा इससे तकलीफ हुई या आपको दूसरी तरफ ज्यादा फायदा हो गया। आपको दूसरी तरफ ज्यादा फायदा हुआ या इसमें कम तकलीफ हुई, ये बताइए ना। देखिए ऋषभ जी सुनिए, राजनीति में ना, राजनीति में देखिए टाइमिंग का बड़ा महत्व होता है। ये बात आप भी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं और इतने सालों से पत्रकारिता करते हैं, मैं भी बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ। और हमेशा सब कुछ कहकर नहीं किया जाता है, संकेतों के बड़े मायने होते हैं। पूर्णिमा जी, मैं पहली बात तो आपकी पत्रकारिता पे कोई सवाल नहीं मैं एक बात बता रही हूँ आपको कि राजनीति में संकेतों के बड़े मायने होते हैं, कई बार सब कुछ कह के नहीं किया जाता। दूसरी बात, बिल्कुल सब कुछ कह के नहीं किया जाता, इशारों में बहुत कुछ कह दिया जाता है और आप जो इशारों में कहना चाह रही है वो मैं भी समझ रहा हूँ, लेकिन वास्तविकता यह है कि 2024 के बाद हमारी सरकार बनी और संयोगवश ये है कि अब बिल्कुल नजदीक में बिहार इलेक्शन था, तो जब हम सरकार में चुन गए तो पैकेज दिए, इसमें गलत क्या है? पूर्णिमा मिश्रा जी को तो बिहार में ज्यादा पैसा जैसे दिक्कत नहीं होना चाहिए, मुझे लगता है। पॉइंट 1। दूसरी बात मैं आपको कह रहा हूं मैडम कि जो बातें दुबे जी के द्वारा कही गई, दुबे जी के द्वारा दो बातें कही गई। पहला कि जेडीयू का कद इतना बड़ा है कि उसके आगे भाजपा कांग्रेस का कद छोटा है। पहली बात तो हम किसी का कद बड़ा छोटा देखते नहीं, इतिहास में हमने दिखाया है कि बड़े भाई होके भी हमने छोटे भाई को सरताज और आगे प्यार देते हुए बड़े जगह पे बैठाया है। तो हम लकीर मिटाने नहीं, लकीर बढ़ाने में विश्वास रखते हैं, पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि डेवलपमेंट का मॉडल केवल रोड इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता है और आईटी पार्क आपने कितने बैठाए। मुझे एक बात बताएं दुबे जी, अगर आपके घर तक रोड नहीं रहेगा तो आप किसी भी डेवलपमेंट को किस रूप से लेके जाना चाहेंगे? 20 साल के अंदर अगर आप रोड नहीं पहुंचा पाए और आप दावा कर रहे हैं तो सबसे बड़ा फेलियर है ये नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार का। सच है, स्वीकार करना नवीन जी इसके बाद में पहली अरे आप स्वीकार कीजिए महाराज, इसका बैक स्टेज पे बड़ाई कर रहे थे ना जन स्वराज का, उसी पे जवाब। नहीं, मैं जन स्वराज की बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, मैं तो प्रैक्टिकल की बात कर रहा हूँ। आपने कहीं डेवलपमेंट की बात ही नहीं की है, आपने कहीं एम्प्लॉयमेंट की, आपने 10,000 रुपए बांट के वोट लेने की जो कोशिश की है उसका जवाब वो महिलाएं दे रही हैं जिनको वो पैसा नहीं मिला। भाई साहब आप समझिए, ठीक है, पहले उनकी बात होने सर बहुत शालीनता से सुना था सर, प्लीज क्षमता रखिएगा। कहने का विषय यह है, जब स्पेसिफिक इकोनॉमिक जोन की बात कही जाती है, SEZ की बात कही जाती है, तो अब किस रूप से आज अगर हम नोएडा में, गुड़गांव में IT हब देखते हैं, साइबर हब देखते हैं, तो अगर वहां रोड ना रहे, बिजली ना रहे, इंफ्रास्ट्रक्चर ना रहे, तो आप क्रिएट कर देंगे क्या? तो कैसी बेवकूफी वाली बात करते हैं भाई साहब। नोएडा का डेवलपमेंट कितना पुराना है, जरा गुड़गांव का डेवलपमेंट कितना पुराना है। 20 साल के वहां क्या है, 2005 में क्या गुड़गांव और नोएडा ऐसे थे। नवीन जी, लेकिन किसी भी राज्य के विकास को, नवीन जी, किसी भी राज्य के विकास को आप कैसे कैसे आप उसको मेजर करेंगे? नवीन जी, किसी भी राज्य के विकास को आप कैसे मेजर करेंगे ये बताइए। एक सेकंड ऋषभ जी, एक सेकंड। नवीन जी ये बताइए, किसी भी राज्य के विकास को आप कैसे मापते हैं, किस आधार पर मापते हैं? पैसा लेके इलेक्शन कराना। जिस राज्य के अंदर, एक मिनट,
जिस राज्य के अंदर जो इंसान, जो युवा काम करने के योग्य है, यदि उसको काम देने में वो सरकार असफल है, जीएसडीपी कितना तो ग्रोथ निश्चित रेट है तौर पर ये बिहार सरकार का? का जीएसडीपी ग्रोथ रेट कितना है बिहार का? जी, जो जीएसडीपी ग्रोथ रेट कितना है बिहार का, जो किसी भी राज्य पूरे के देश के विकास को मापता कम है? अगर विकास की कितना दर है तो बिहार की है। कितना आज की है? तारीख में। कितना और है आप ये कहते हैं कि बताइए, गठबंधन की कितना सरकार है चलने बताइए वाली- ना। अरे जीएसडीपी 5% ग्रोथ के रेट आसपास कितना भी है नहीं बिहार होगा। का, ये बताइए। 4-4.5% के आसपास 10% के आसपास 2012 से 22 के बीच में रहा है सर। आप सुन लीजिए। 10% रहा है जीएसडीपी अरे ग्रोथ। कागजों पे आंकड़े की बाजी करी मत फिर वही बात, तो आंकड़ों आप की क्या बाजी करी। करेंगे? और आप जो तो आप क्या जनरल करेंगे आज- बताइए ना। मतलब ये कागजात भी फोर्ज है ना। ठीक है, आपके हिसाब से नहीं। नवीन भाई एक छोटा सा सवाल, एक छोटा सा सवाल। 50 सालों में बात करते हैं 50 जीएसडीपी ग्रोथ रेट को सर 50 अगर आप सड़क नहीं पहुंचा पाए, डॉक्टर की हत्या हो जाती है, व्यापारी की हत्या हो जाती है, अपहरण करके ठीक है। छात्र की हत्या आप हो जाती है। 50 साल में सड़क नहीं पहुंचा बाबू, पाए, कांग्रेस ऐसा सुशासन है पार्टी भैया। आरजेडी 50 साल में कैसा सड़क नहीं सुशासन पहुंचा है? पाई, मुझे बिजली तो नहीं बताओ। पहुंचा पाए। ओके। आप लोगों की जिम्मेदारी फिर क्या थी? ठीक है। अगर आप भाई सड़क साहब, और बिजली नहीं बना पाए आप तो जमीनी नीतीश कुमार धरातल को की बात बनाएंगे ना, कीजिए। जिनको आप 50 साल में नहीं जमीनी काम धरातल किया। पर विकास की स्थिति देखिए वो क्या 20 है साल तो आपको? आप देंगे उनको काम करने के लिए। अरे भैया, 20 आपकी साल जिम्मेदारी कब होता थी, है? आपने बिजली नहीं पहुंचाई, 20 साल आपने कब होता सड़क है? नहीं बनाई, बिहार को 20 गड्ढे में साल छोड़ कब दिया, होता है? बिहार को विकास अपराध के मुक्त लिए। रखा, नहीं, नहीं, बिहार ठीक को है, भ्रष्टाचार ठीक है, में छोड़ दिया। ठीक है। आज कोयला का नीतीश विकास कुमार जी अब आप पहले एक- बिजली आप पहुंचाएंगे, बताइए, इंफ्रास्ट्रक्चर लखनऊ का डेवलप विकास करेंगे, कितना होता है? पहले विकास यहाँ परसेप्शन में बड़ी गड़बड़ी है। यहाँ पर बनेंगे। एक सेकंड सर सुनिए ना। हर राज्य की अपनी भौगोलिक स्थिति और उसका जो इन्वेस्टमेंट पार्ट होता है वो अलग अलग बहुत सारी इक्वेशंस पर डिपेंड करता है। अगर आपको 2005 से रोड जो इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तरीके का बनाया गया वो 4 गुना 2005 के बाद से बड़ा, अगर वो नहीं दिखता अलग बात है। अगर जीएसडीपी ग्रोथ रेट 10% की रही, आपको वो नहीं दिखता 2012 से 22 के बीच में, तो एक अलग बात है। और भी बहुत सारे आंकड़े, आप उन आंकड़ों को झूठा बताएं तो कोई बात नहीं है। जल्दी से एक जवाब धीरज जी पहले मैं आपसे लूंगी, मंजी जी उसके बाद फौरन मैं आपके पास आ रही हूँ। ऋषभ जी समय रहेगा तो आपका काउंटर ले पाऊंगी, अदरवाइज नहीं सर। आप बताइएगा सर। धीरज जी। देखिए पूर्णिमा जी, कल मतों की गणना होने दीजिए, जदयू पार्टी बिहार की नंबर 1 पार्टी होगी। और दूसरी बात हम कहते हैं कि कांग्रेस ने आजादी के बाद और 2005 से पहले आरजेडी वालों का शासन रहा है। हमने किसी का हाथ नहीं पकड़ के रखा था कि बिहार का विकास आप ना करिए। ये सारे इन्हीं लोगों का किया कराया है कि आज बिहार के लोग, जो प्रवासी लोग हैं, ये जो बाहर लोग जो ये सब जो उठाते हैं, ये सब इन्हीं लोगों का किया धरा है। हम स्पष्ट रूप से पूर्णिमा जी कहना चाहते हैं, जो मूलभूत जो सुविधाएं थी वो भी नहीं थी बिहार में। और जानती है कि 2000 में जब बिहार का झारखंड का बंटवारा हुआ, हमारे पास संसाधन क्या थे? जितने भी अच्छे कल कारखाने थे सब तो झारखंड में चले गए थे। लेकिन उन्हीं कम संसाधनों में माननीय नीतीश कुमार जी ने अपना इंजीनियरिंग करके पूरे बिहार का डेवलपमेंट किया है। हम लोग का तो बिहारी कहना बहुत बड़ा माने गड़बड़ माना जाता था। हम लोग कहते थे कि यूपी से है। ये लोगों ने परसेप्शन खराब कर दिया था बिहार का। लेकिन माननीय नीतीश कुमार जी ने बिहार के सभी वर्गों का विकास करते हुए, ओपन में पूछा था जब मैं ओपन कर रही थी, बस जल्दी से हाँ या ना में उसका सर जवाब दे दीजिएगा। जो मैंने पूछा था कि ये 1 साल वाला जो ऑफर है ये आया था कि नहीं आया था, पप्पू यादव ने जो कहा उसी के रेफरेंस से ये 1 साल वाला ऑफर था कि नहीं था, बस इतना बता दीजिएगा सर। देखिए पूर्णिमा जी, आप भी जानती हैं कि पप्पू यादव अनाप शनाप बोलते रहते हैं। हम स्पष्ट रूप से हमने कहा कि माननीय नीतीश कुमार जी 5 वर्षों के लिए बिहार के मुख्यमंत्री रहेंगे, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। आप नोट कर लीजिए। और एनडीए से ही रहेंगे ना? बिहार की जनता खड़ी है, एक बहुत बड़ी आबादी माननीय नीतीश कुमार जी के पीछे खड़ी है। एनडीए से ही रहेंगे ना? बिल्कुल, एनडीए में ही हम लोग रहेंगे। हमने पहले कहा कि एनडीए हम लोग का नेचुरल अलायंस है। ठीक है, नेचुरल अलायंस है। मधु जी टाइमर रख देंगे 1 मिनट का मधु जी के लिए। पूर्णिमा जी देखेंगे कि 20 साल का बहुत लंबा वक्त होता है किसी भी राज्य के सुधार के लिए। आज क्राइम में सबसे पहले नंबर 1 पे है बिहार, और अगर पर एक्टा इनकम पे भी देखेंगे तो सबसे पीछे हम हैं। और जिस तरह से यहाँ पे क्राइम रेट है वो सबसे ज्यादा है। 11 साल से केंद्र में प्रधानमंत्री जी हैं, बीजेपी की सरकार है, एक भी केंद्रीय यूनिवर्सिटी बिहार में नहीं, मेगा आईटी पार्क बिहार में नहीं, पीएम मित्रा पार्क इन्होंने नहीं दिया, नॉलेजमेंट पार्क इन्होंने नहीं दिया। अगर ये चाहते हैं तो ये आज प्रधानमंत्री जी को यहाँ आकर के कट्टा और कनपट्टा की बात नहीं करनी पड़ती, इन बातों की बात करनी पड़ती कि हमने बिहार को पीएम मित्रा पार्क दिया, हमने बिहार को नॉलेजमेंट पार्क दिया, हमने बिहार को मेगा आईटी पार्क दिया, हमने बिहार को केंद्रीय यूनिवर्सिटी दिया। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो बिहार की जनता, जो आज के युवा जो है, जो बाहर अच्छा, नीतीश जी के लिए रेड कारपेट है ना रिजर्व में पीछे?
आप देखेंगे कि ये दोनों साथ भले ही नहीं है ना। folded हो, लेकिन अगर आज खोलने के 20 लिए साल तैयार के है ना बाद भी, available। 20 साल के बाद भी युवाओं को पढ़ने हाँ। के लिए दिल्ली जाना पड़े, मुंबई नहीं, जाना पड़े, वो बात हैदराबाद आपकी जाना बिल्कुल पड़े, ठीक है, नौकरी लेकिन करने नीतीश जी बाहर के लिए जाना रेड पड़े। कार्पेट है ये ना बहुत बड़ी मौजूद। बात है, ये दुर्भाग्य की बात है ठीक है। बिहार के लिए पूर्णिमा जी। ठीक, नहीं, दुर्भाग्य की बात क्या है? राजनीति तो संभावनाओं का खेल है। नो परमानेंट एनिमीज, नो परमानेंट फ्रेंड्स, कैसी बात करती है मधु जी आप? मतलब आप तो ऐसी बात कर रही है जैसे मैंने कौन सी बात कह दी हो ऐसी। भाई रेड कार्पेट अगर आपने तैयार रखा भी हो तो उसमें समस्या क्या है ये बता दीजिए, क्या दिक्कत है उसमें? अच्छी बात है रखा है तो, और नहीं रखा है तो भी कोई बात नहीं है, इसमें कोई दुर्भाग्य जैसी बात थोड़ी ही है। ऋषभ जी जल्दी से 20 सेकंड में, फिर उसके बाद खत्म करूंगी। मैम मुझे एक बात बताइए, बार बार जो 20 साल की बात करते हैं, कभी 20 साल के कार्यकाल को आप ब्रेक डाउन करके अगर देखेंगे तो 20 साल में से 10 साल यूपीए केंद्र में थी और 4 साल 17 महीने, अरे 20 महीने। मंत्री जी बीच में नहीं, प्लीज। मंत्री जी आपके समय में आपने बोला, उनको बोलने दीजिए। नल्ले पानी ठीक है, है। गली की बात मंत्री जी बीच में नहीं, प्लीज। दूसरा राज्य देख मंत्री लीजिए जी 20 साल में कहां से प्लीज। कहां पहुंच गया बिहार में। आप ऋषभ जी रोड जल्दी बना से दिए, खत्म गली कीजिएगा। बना दिए। ऋषभ जी इसी जल्दी। काम पर 17 हुए महीने हैं। की बात करते हैं, लालू जी के शासन की बात नहीं करते हो। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि वो 17 महीने की अपनी उपलब्धियां गिनाते हैं, लालू जी की क्यों नहीं गिनवाते 15 साल की उपलब्धियां? ये बताइए। कंपेयर टू अदर स्टेट, बिहार जो दूसरा स्टेट है 20 साल कहाँ चला गया? हमारा बिहार 20 साल में कहाँ है भाई साहब? अरे ऋषभ जी 10 सेकंड प्लीज जल्दी खत्म करिएगा, जहाँ भी इंतजार है, करेंगे तो नहीं बोल पाएंगे। जहाँ भी है बिहार सुरक्षित है, सुरक्षित हाथों में है। ओके, ठीक है। लोग ऋषभ प्रतिष्ठा जी से आपको जी रहे बोलना है तो हैं। बोलिए, 10 सेकंड में खत्म कर रही हूँ। समीकरण अलग है, आज बिहार का नहीं पूरे देश का समीकरण अलग है। बोलिए ना, आपको सुन रहे हैं, बोलिए ना ऋषभ जी जल्दी। पहली बात तो ये 20 साल में से 10 साल कांग्रेस केंद्र में थी, फंड मांगते रहे नीतीश बाबू, देने का ठिकाना नहीं रहा। आज कांग्रेस के गोद में बैठकर आरजेडी सवाल 20 साल से हमसे पूछती है। 20 साल में से 4 साल आरजेडी इन्वॉल्व थी, लगभग 4 साल आरजेडी इन्वॉल्व थी कांग्रेस। अरे मैडम चिल्लाने का समय मिलेगा, चिल्लाते रहिएगा। हार क्यों गए हमारे ललुआ? चलिए, कुछ ही घंटे बाकी है। सुबह 8 बजे से असली परीक्षा की शुरुआत होने वाली है। जनता का फैसला सामने होगा। 243 सीटों को लेके सियासी गणित फिट होता हुआ नजर आएगा और भारत 24 पर सुबह से लगातार ये कवरेज आप देखेंगे। ऋषभ जी आप कल के लिए कुछ बचा लीजिए, कल भी रहेंगे साथ, हार जीत के हिसाब से फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मंजरी जी आपका भी शुक्रिया, नवीन जी, सौरभ जी, धीरज कुशवाहा जी, धन्यवाद आपका दहाड़ की चर्चा में शामिल होने के लिए।